और इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। ठीक है, पहले तीसरा पद दिया है तो इन दोनों में से पहला क्या है, 4 है, तो तीसरा पद 4 हो जाएगा, 9वां पद यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो पूछा गया कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, जैसे कि हमने प्रश्न क्रमांक 8 हल किया है वैसे इसको भी हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं हल। लेकिन किसी भी समांतर श्रेणी को हल करने के लिए हमें प्रथम पद और सर्वांतर की जरूरत होती है। तो इसमें प्रथम पद हमको नहीं दिया है और ना ही सर्वांतर दिया है, इसलिए हम मान लेते हैं। ठीक है, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें तीसरा पद दिया है। तीसरा पद क्या होता है, A3 बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तथा A9 बराबर दिया है कितना, -8। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य मतलब इस श्रेणी में ऐसा कोई पद है जिसका मान शून्य है, और वो कौन सा मान इसलिए हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि an बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। मतलब प्रथम पद क्या, a, सर्वांतर d हो गया। अब यहाँ पे हमें तृतीय पद दिया है 4 और 9वां पद दिया -8। ठीक है, और पूछा क्या कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें शून्य शामिल है। तो हमें इसको मान लेना है कि an बराबर 0 है और n पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हमें n का मान मिल गया तो हम कह सकते हैं कि जो n का मान आएगा वही मान होगा कि वही पद क्या है, शून्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो दिया गया है उसी से इसको हम हल करते हैं। तो पहली स्थिति में क्या दिया है, A3 बराबर 4 दिया है, तो A3 बराबर 4 दिया है। अब A3 का विस्तार क्या होता है, A3 का विस्तार क्या होता है, जैसे कि हमने पहले प्रश्नों में भी डिस्कस किया है कि हमें किसी भी समांतर श्रेणी के लिए जो प्रथम पद होता है वो A होता है। ठीक है, प्रथम पद के लिए A होता है। द्वितीय पद के लिए क्या होता है, A धन D। प्रथम पद में हम सर्वांतर को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, 2A मिल जाता है। उसी प्रकार यदि हम प्रथम पद में 2D जोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, A3 मिल जाता है। तो जो A3 के लिए फार्मूला होता है वो क्या होता है, A धन 2D बराबर A3। तो A3 का जो विस्तार होता है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो ये हो जाता है A धन 2D, और 3A का मान दिया है, A3 का मान दिया है यहाँ पे 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमको दिया है उसी से इसको हमको हल कर लेना है और इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इससे होगा क्या, इस वाले पद से हमने ये समीकरण बना लिया, जो दूसरा पद दिया इससे भी दूसरा समीकरण बना लेंगे, दोनों को आपस में घटा के यहाँ पे हम d का मान निकाल लेंगे। ठीक है, d का मान मिल जाएगा, उससे हम a का मान निकाल लेंगे, तो उससे हम ज्ञात कर लेंगे कि यहाँ पे हमें n पद क्या मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अब क्या है, A9। ठीक है, A9 में कितना है, -8। तो जो A9 का फार्मूला होता है A प्लस 9 की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, 8 आ जाएगा और D लगा देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A9 के बराबर -8 है तो यहाँ पे -8 लगा देंगे और इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, A धन 2D बराबर 4, और समीकरण 2 है हमारे पास में A धन 8D बराबर -8, जो कि हमें घटाने हैं इसलिए इनके चिन्ह परावर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब ये धन की जगह ऋण हो जाएगा और ऋण की जगह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये असमान चिन्ह वाली संख्या है और बराबर इसलिए कट जाएंगी, ये भी असमान चिन्ह वाली संख्या है तो इनको हम घटा लेंगे।
8 से अगर 2 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और डी का डी। बड़ी संख्या ऋणात्मक इसलिए ऋण का निशान आ जाएगा बराबर। अब ये दोनों संख्या धनात्मक हैं। अब जब दोनों धनात्मक यहाँ पे हमको मिल जाती है, ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, 12 हो जाएगा यहाँ पे, 8 4 12 हो जाएगा, जो कि हमें डी का मान चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे जो 6 है और माइनस है इसका पक्षांतर हम इधर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 12 यहाँ पे था तो वो तो 12 ही रहेगा, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। 6 इधर गुणा में था, इधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। जब चिन्ह का हम पक्षांतर करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर कोई संख्या आती है तो उनके चिन्ह परिवर्तित होते हैं, लेकिन सिर्फ हम चिन्ह को अगर पक्षांतर करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी के 12, तो -2 बचा। तो डी का मान कितना आया, -2 आया, ठीक है। अब हम डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 है a धन 2d इक्वल 4, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे तो इससे हम a का मान मिल जाएगा, a धन 2 का 2 जाएगा गुणा डी का मान -2 है तो ये जाएगा -2 कोष्टक में बराबर 4। तो a का a ही रहेगा धन, इन दोनों को हम आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस तो माइनस लग जाएगा, -4 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 4। तो ये हो गया a माइनस प्लस हो गया यहाँ पे -4 बराबर 4। अब a का मान हमको चाहिए तो इस वाले -4 का पक्षांतर जब इधर हम करेंगे तो ये चल जाएगा किसमें, धन में। तो 4 और 4 8 हो जाएगा। तो a का मान कितना मिल गया हमें, 8 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने a और d का मान निकाल लिए। तो a का मान मिला 8 और d का मान डी का मान -2 और a का मान 8 मिला। तो जो कि हमें nवां पद याद करना है, तो nवां पद याद करने के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है। मतलब हमें पूछा है कि जो an है उसमें कौन सा पद 0 है, तो उसके लिए an वाला फार्मूला लगाएंगे हम। an बराबर होता है a धन n-1d, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो an का मान हमें कितना है, 0 है, तो an की जगह क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। a का मान हमने अभी निकाला है यहाँ पे 8, तो ये 8 आ जाएगा धन कोष्टक में। n का मान कितना है ज्ञात करना है, तो n का n ही रहेगा -1, और d का मान हमने अभी निकाला -2, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। 0 का 0 आ जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 धन, अब देखिए इसका डायरेक्ट गुणा हम इनसे कर दें या तो इसका पक्षांतर हम इधर कर लें, कुछ भी इसको कर सकते हैं। तो इसका गुणा हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो माइनस का गुणा जब -2 का गुणा n के साथ होगा तो -2n हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कोष्टक तोड़ लेते हैं, 8 का 8, ये धन ऋण मिल के ऋण हो जाएगा 2n, उसी प्रकार यहाँ पे धन के धन हो जाएगा 2। तो ये दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, दोनों धनात्मक है, 8 और 2 हो जाएगी 10 -2n। अब इस 10 का पक्षांतर हम इधर करेंगे तो ये धन का इधर आकर ऋण का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा शेष यहाँ पे 2n, दोनों ही माइनस है तो दोनों आपस में कट जाएंगे यहाँ पे, जो कि हमें n का मान चाहिए। तो n बराबर 2n बराबर, ये अपोजिट में 10 है तो इसको इधर कर लीजिए। अब यहाँ से हम 2 का पक्षांतर कर लेते हैं तो इधर बटे में चला जाएगा, ठीक है। इधर गुणा में था, इधर बटे में चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो n का मान कितना मिला हमें, 5 मिला। तो हम क्या कह सकते हैं, पूछा क्या गया था हमसे कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः AP का पाँचवा पद शून्य है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो यहाँ से ले सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला शॉट इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।